स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे ई वेस्ट का प्रॉब्लम के बारे में गहराई से। तो आइए इसे समझते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? बात ये समझिए, प्रॉब्लम था पहले भी, लेकिन अब ये थोड़ा आउट ऑफ हैंड जा रहा है। यानी कि जो अमाउंट है हर देश का एक्सपोनेंशियली भागते जा रहा है। यानी कि जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बेयर मिनिमम 50 मिलियन टन्स एनुअली बन रहा है और प्रोजेक्शन बहुत खतरनाक है। मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग ई वेस्ट बना रहे हैं। और ई वेस्ट का सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। यानी कि उसे आप छोड़ नहीं सकते कहीं। दूसरा, वो सेफ टू स्टोर भी नहीं होता। यानी कि आप सोचो ना कि मैंने लैंडफिल में रख दिया। जैसे कि आप मेटल को लैंडफिल पे रख दिया, जैसे मान लीजिए कंक्रीट है, स्टील है, ये सब आप रखते हो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ई वेस्ट के साथ ऐसा आप नहीं कर सकते। यानी ई वेस्ट को ऐसे छोड़ नहीं सकते। इसमें बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे मेटल्स, हेवी मेटल्स होते हैं, कैडमियम हो जाए, जो कि हर चीज़ पॉल्यूट करेगा। यानी कि ये जहाँ है अगल-बगल में एक मतलब बहुत खराब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। और भगवान बचाए अगर यहाँ बारिश हुआ और पानी ग्राउंड वाटर कंटामिनेट कर दिया तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप छोड़ नहीं सकते और इसे कहीं रख भी नहीं सकते। इसको आपको पचाना ज़रूरी है। अब रहा बात कि क्या इसमें कुछ कर सकते हैं? यहाँ पे एक चीज़ हेल्प कर रहा है कि इसमें हमेशा वैल्यूएबल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। यानी कि अगर आप सर्किट बोर्ड, पीसीबी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पीसीबी को ढंग से डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें बहुत कॉपर मिलता है। अच्छा खासा, मतलब जो मतलब पेमेंट आपको दे सकता है। और ये तो सिर्फ कॉपर बात कर रहे हैं। बहुत सारे मोबाइल्स में या जिसमें भी बहुत ज़्यादा फाइन ट्रेसिंग होती है, उसमें कॉपर का मतलब समझिए गोल्ड के साथ एलॉइंग करना पड़ सकता है। वहाँ पे आपको गोल्ड मिल रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मटेरियल है, लेकिन दिक्कत ये है कि उसे निकालना सेफली और एफिशिएंटली। सेफली का मतलब होता है कि जो लोग वो कर रहे हैं, उनकी जान को खतरा नहीं है। जैसे कि इंडिया में जितना भी ई रिसाइक्लिंग होता है, जैसे दिल्ली के कुछ एरिया, मैंने नीचे डॉक्यूमेंट्री दे दी है इंडिया रिलेटेड, वो जानलेवा सिचुएशन में, जैसे कि वो खुला स्टोव में ऐसे पीसीबी गर्म कर रहे हैं, सामान उखाड़ रहे हैं उससे। ये इतना गंदा फ्यूम्स बनाएगा कि जो लोग वहाँ हैं, उनका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा। तो सेफली और दूसरा एफिशिएंटली, यानी कि निकालने के लिए, जैसे कई बार आप लोग को यूट्यूबर दिखा देंगे कि मैंने ये मोटर उठाया था, उसको ये रिसाइकिल कर लिया, इतना पैसा मिल गया। सर वो बंदे का लाइफ स्पैन का कॉस्ट आप देखोगे और वो पर आवर कितना में काम करता है वर्सेस उस मोटर से कितना निकलता, तब समझ में आएगा कुछ है ही नहीं, नेगेटिव है। इसीलिए कई बार नहीं किया जाता है। एफिशिएंटली यानी कि कितना स्पीड से आप प्रोसेस कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तभी ये 2 चीज़ करने में ही जान निकल जाता है। इसीलिए मतलब इंडिया में कचरा सबका आता है, हम लोग बस तोड़-फाड़ के, दिल्ली में एक जगह है जो पचा जाता है कचरा को। तो बात वही इसमें, और रहा बात, तो सारा इल्लीगल है। और आपके पास अब समस्या ये आता है कि इसे खुला छोड़ नहीं सकते। ये हमें बहुत पहले से पता था, जब से मतलब हम लोग मरकरी डाल रहे थे तो पता था कि भई ये मरकरी निकालना भी पड़ेगा। तो पता था कि इसको कुछ करना है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि या तो हम गरीब लोगों का जान पे खतरा डालें या पूरा ग्लोबल इकोसिस्टम पे। इकोसिस्टम यानी कि पूरा जो बायोडायवर्सिटी है, बायो लाइफ्स हैं, यानी हमारा इंक्लूडेड, वो सबको कंटामिनेट कर दें। तो दिक्कत है, सीरियस है, गंभीर है और बढ़ता चला जा रहा है। और समझना बहुत ज़रूरी है कि है मटेरियल, लेकिन उसे निकाल नहीं पाते हैं हम लोग, इसीलिए इतना टॉक्सिक ये हो गया है। तो इस लड़ाई में सबसे पहला हथियार जो ईयू ने चलाया, ये बहुत शर्मनाक बात है कि दुनिया में कोई और देश के पास ऐसा बुद्धि नहीं है कि कर सके, चाहे वो चाइना हो, चाहे यूएसए हो, चाहे इंडिया हो, सिर्फ ईयू के पास आया। टू बी फेयर वो बहुत बड़े देशों का कोलैबोरेशन है, तो मे बी उनका ज़्यादा बुद्धि आ गई है। बट पहला लाइन ऑफ डिफेंस होता है आपका स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन ये होता है कि कस्टम सोल्यूशन मत बनाओ। यानी कि अगर आपको एसी को लेके डीसी में बदलना है और डीसी जो आप बना रहे हो वो फिक्स है, तो हर कोई अपना नौटंकी मत बनाओ। सॉल्यूशंस जो है, यानी कि आप एंड में कर क्या रहे हो, जैसे कि अगर ये 2 पावर अडैप्टर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कर क्या रहा है? एसी ले रहा है, डीसी निकाल रहा है, एसी ले रहा है, डीसी निकाल रहा है। अब रहा बात कि यहाँ पे जबरदस्ती का कस्टम बनाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आउटपुट सेम है, तो सोर्स क्यों कस्टम है? और ये बहुत मतलब अर्ली में मोबाइल फ़ोन का जो स्टार्टिंग हुआ था, उसी टाइम ईयू देख लिया था और उन्होंने यूएसबी स्टैंडर्ड को मोबाइल के लिए बना दिया। उसमें एक कंपनी है जिससे मैं दिल से नफ़रत करता हूँ, एप्पल, जो लिटरली डिसाइड किया कि हम पूरा दुनिया में लूज़ मोशन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे तो प्लैनेट है ना बर्बाद करने के लिए, तो वो करें। तो स्टैंडर्डाइज़ेशन हर मामले में हेल्प करता है। यानी कि आप इसीलिए देख लीजिए कि हमारे जगह पे पूरा बिजली क्यों फिक्स है। सबको पता है कि अगर आप भारत में कुछ बेच रहे हो, 200 वोल्ट से 230 वोल्ट का सँभालने लायक होना चाहिए उसको, और आराम से 50 हर्ट्ज़ पे चलना चाहिए। स्टैंडर्डाइज़ेशन, अगर स्टैंडर्डाइज़ेशन नहीं होता है, जैसे कि आप मान लीजिए कलकत्ता में 45 हर्ट्ज़ है और मान लीजिए दिल्ली में आपका 60 हर्ट्ज़ है, सारे मोटर उड़ जाते हैं।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे आउटपुट फिक्स है, वहाँ पे स्टैंडर्डाइज़ेशन ज़रूरी है। हमारी दुनिया आगे इसीलिए बढ़ी कि स्टैंडर्डाइज़ेशन हम लोग करना सीख गए। बिजली में स्टैंडर्डाइज़ेशन हुआ, बल्ब्स में स्टैंडर्ड हर चीज़ में हुआ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी करना ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपका पावर रिलेटेड है, फिक्स है सर, डीसी है, फिक्स है। कम्युनिकेशंस हो जाए, आप ये ऐसा समझ लो कि शुरू-शुरू में एकदम अर्ली डेज़ में मोबाइल फ़ोन में कंपनीज़ ट्राई कर रही थी कि हमारा अपना नेटवर्क रहेगा, हमारा अपना रहेगा। अभी भी देखिए तो वैसा ही सिस्टम है आपका सैटेलाइट मोबाइल फ़ोन्स में। सब कंपनी का कस्टम है, लेकिन वो बहुत नीश केस है, लेकिन वैसा मोबाइल में नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं होता, सब के सब बैंड बज जाता है। तो स्टैंडर्डाइज़ेशन बहुत समस्या को सॉल्व कर देता है। यानी कि वो कचरा बनने से पहले रोक देता है। ये सब कचरा बनता था, ईयू को साफ़ करना पड़ता था और इसी कारण से उन्होंने सबसे पहले डाला था स्टैंडर्ड। लेकिन वो स्टैंडर्ड में एप्पल ने उस पे टोक्यो ड्रिफ्ट मार दिया, बोला कि तुम जाओ, मरो। और फिर बाकी एंड्रॉइड ने ये किया कि ठीक है सर, हम आपका आधा फ़ॉलो करेंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर में हम हुलुलुलु करेंगे। जैसे कि ये चार्जर अलग है, ये चार्जर अलग। कहने को दोनों एंड्रॉइड को चला सकता है, लेकिन 90% केस में जब तक इनके ब्रांड के फ़ोन नहीं यूज़ कर रहे हैं, नहीं काम करेगा ठीक से। तो वही है। थैंकफुली एक अच्छी बात आई है कि 2024 यानी कि इस साल जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये आखिरी समस्या है। यानी कि 2024 खत्म होते-होते तक इस तरह के तिगड़म, हुलुलुलु, कचरा खत्म हो जाएगा। ईयू ने लॉ पास कर दिया है कि सबको सीधे-सीधे पावर डिलीवरी यूज़ करना है, अगर आप 15 वॉट से ज़्यादा बिजली खाते हैं। यानी कि ये अडैप्टर जैसे कितना 60 वॉट का है आई थिंक और ये आपका 25 वॉट का है। दोनों को सीधे-सीधे पावर डिलीवरी सपोर्ट करना है। आप उसके ऊपर कुछ हुलुलुलु कर सकते हैं, वो आपका चॉइस है। लेकिन आपको पावर डिलीवरी करना है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये मेरा है पावर बैंक, ठीक है? ये एमआई का पावर बैंक है, बल्ले-बल्ले बहुत बढ़िया है, बहुत टाइम लेता है चार्ज होने में क्योंकि बड़ा कैपेसिटी, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये 60 वाट का अडैप्टर वर्सेस ये 25 वाट का अडैप्टर कौन-सा जल्दी चार्ज करेगा? ऑब्वियसली 25 वाट का जल्दी चार्ज करेगा। बोले भाई ये कैसे हो गया? ये हैंडशेक नहीं कर पाता। क्यों नहीं हैंडशेक कर पाता? इसका हैंडशेक प्रोटोकॉल है वर्प हुलुलुलु। तो ये वर्प हुलुलुलु इसके साथ नहीं कर पाता है। इसका कुछ अलग प्रोटोकॉल है। इसका प्रोटोकॉल शायद प्रिसिजन पावर ड्राइवर है, वो कर लेता है। तो ये समस्या जो है 2024 में खत्म हो जाएगा। यानी कि अब जितने पावर अडैप्टर्स बन रहे हैं, जितने मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं, जितने पावर बैंक्स बन रहे हैं, जितना भी चीज़ बन रहा है जिसमें यूएसबी-सी से पावर जाना है, इंक्लूडिंग आईफ़ोन, वो सबको शांति से पावर डिलीवरी सपोर्ट करना है। दाएँ-बाएँ नहीं, सीधे-सीधे पावर डिलीवरी। हैंडशेक भी करना है और स्विच ही करना है। तो इसीलिए आपके मोबाइल फ़ोन में से चार्जर हटा दिया जा रहा है क्योंकि चार्जर चलता है। ये चार्जर जिस फ़ोन का है, वो फ़ोन कब का हम लोग छोड़ चुके हैं। और ये अब कॉमन है क्योंकि ये बोल रहे हैं बहुत लंबा चल सकता है, आराम से 10 साल तक चल सकता है, बिना टेंशन के चल सकता है। लेकिन अगर इसका स्टैंडर्ड हैंडशेक ही बार-बार बिगड़ते रहेगा, तो ये यूज़लेस हो जाता है, ई-वेस्ट बन जाता है, जो पहले बनता था। उसी को सॉल्व किया जा रहा है कि शांति से सब लोग स्टैंडर्डाइज़ करो, हुलुलुलु कम करो। तो टैबलेट हो जाए, चार्जर हो जाए, आपका पावर बैंक्स हो जाए, आपका मोबाइल फ़ोन हो जाए, जितने भी चीज़ में यूएसबी-सी चल रहा है, सब में 2024 के एंड में एक कॉमन स्टैंडर्ड दिया जाएगा ताकि हैंडशेक बिना दिक्कत के हो और एक्चुअली यूज़ कर सकें। तो ये 2024 में सॉल्व हो जाएगा, यूएसबी-सी पावर डिलीवरी करना और 2026 में लैपटॉप्स को भी उसमें ठूस दिया गया। लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर बोल रहे थे हमें थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि अभी भी आप लैपटॉप खरीद सकते हैं जो यूएसबी-सी से चलता है, लेकिन हाई पावर लैपटॉप नहीं है क्योंकि पावर डिलीवरी जो अभी तक बनाया गया है वो है 24 वोल्ट्स का। पावर डिलीवरी का एक एक्सटेंडेड रेंज है 3.1, वो रेंज में 48 वोल्ट्स तक चले जाते हैं। 5 एम्प्स ही रहता है, एम्प्स कभी भी 5 से ऊपर नहीं जाते क्योंकि 5 से ऊपर एम्प भेजने पे मोटा कंडक्टर यूज़ करना पड़ेगा, वो झंझट हो जाता है। तो 48 वोल्ट्स चले जाएँगे। तो 48 वोल्ट्स 5 एम्प्स इक्वल्स मोर देन 200 वॉट्स। तो 240 वॉट्स का तक का जितने भी लैपटॉप हैं उसके नीचे वाले सबको पावर डिलीवरी करना है। यानी कि आने वाले टाइम में ये स्टैंडर्डाइजेशन हम लोग को काफ़ी कचरा बनाने से रोक लेगा। कचरा बनाना नहीं पड़ेगा कि वो आप चार्जर खरीदो या सुपर फास्ट चार्जर खरीदो, फिर एक ठो यूएसबी पावर एनालिसिस खरीदो तो लगा-लगा के एक्चुअली चेक करो कि काम कर रहा है कि नहीं। वो सबका समस्या सॉल्व हो जाएगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन बहुत अच्छा कवच है कि वो ई-वेस्ट कम पैदा करता है कि हर किसी को चार्जर खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी, हर किसी को हुलुलुलु करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर प्रोडक्शन ही कम हो जाता है, आधा समस्या तो वहीं आपने सॉल्व कर दिया और ये सब लॉन्ग लिविंग हो जाए। बोल रहे हैं, आपका बहुत पुराना अडैप्टर होगा घर में, वो अभी भी काम कर रहा होगा लेकिन यूज़लेस होगा क्योंकि वो हैंडशेक नहीं कर पाता है। तो उसीलिए पावर डिलीवरी पे काम किया जा रहा है कि स्टैंडर्ड्स और हैंडशेक हर चीज़ लॉक कर दिए हैं कि आपको ये करना है। आप इसके ऊपर हुलुलुलु कीजिए, लेकिन फिर वो आप अपना ही बैंड बजा रहे हो क्योंकि आपको 2 प्रोटोकॉल सपोर्ट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड सबसे पहला कवच होता है ई-वेस्ट का समस्या को सॉल्व करने के लिए और मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट ईयू को बुद्धि है और एटलीस्ट वो पड़ गया एप्पल के पीछे कि भैया हम तुमको डुबा के मारेंगे, तुम एक ही वो प्लैनेट है उसी में आग लगा रहे हो। तो मुझे बहुत खुशी हुई इससे और लैपटॉप्स को भी ले लिया, उसमें काफ़ी लैपटॉप्स ऑलरेडी अभी कर रहे हैं। जैसे आप डेल का भी लो तो काफ़ी सारे में यूएसबी-सी ऑलरेडी है। वो बस एक्सटेंडेड पावर डिलीवरी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन वो भी 2026 चांसेस है कि 2025 में ही आप खरीद लोगे वो आ जाएगा।
तो ये पहला लाइन डिफेंस था। रिक्वायरमेंट कम करो, फजूल का कचरा आप कम बनाओ, तब जाके गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब आते हैं दूसरा कवच पे। दूसरा कवच है लॉन्ग लास्टिंग। अगर आपका चीज़ ही बार नहीं खराब होता है बार बार, तो ऑब्वियसली आप काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हो। तो वहीं पे समझिए कि अब हम लोग उस जगह पे हैं जहाँ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होता है चीज़ों में। और वो इसलिए नहीं कि चीज़ में टेक्निकली ग्रोथ नहीं हो रहा है, हम लोग डर लगे जैसे कि आपको 12 मेगापिक्सल वर्सेस 60 मेगापिक्सल का फोटो में अंतर क्यों नहीं दिखता? हमारा आँख का लिमिट है ना, हमारे डिस्प्ले आप बहुत बड़ा बना दोगे क्या? तो हमारा आँख मतलब अब उतना अच्छा से आपको 8 बिट से 10 बिट के वीडियो फाइल में अंतर पता चल जाता है। 10 से 12 में अंतर नहीं पता चला। 12 से 16 में तो भूल ही जाइए। तो दिक्कत वही होता है कि अब एक्सपोनेंशियल नहीं है, मतलब अब हम लोग सैचुरेशन हिट कर लिया। ये हर चीज़ के साथ होता है। गाड़ी भी शुरू-शुरू में, यानी कि 100 साल से जो हम लोग गाड़ी पे मेहनत कर रहे हैं, शुरू का कुछ साल देखिएगा बोलेगा एकदम क्या बना रहे हो, धड़, 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 धड़ रिफ्रेशमेंट हो रहा है। लेकिन फिर वो एक सेटल हो गया, एक लाइक सेट हो गया। भाई हम लोग सॉर्ट कर लिए क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तो टेक्नोलॉजी में भी वो हो गया कि आजकल का स्मार्टफ़ोन और कल परसों का स्मार्टफ़ोन में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। हो गया, सेटल हो गया। हाँ, कैमरा थोड़ा-सा अलग होगा, ये होगा, बस लाइक सेटल हो गया है। तो यानी कि हम लोग ग्रोथ फेज़ क्रॉस कर गए हैं। हर टेक्नोलॉजी में होता है, चाहे वो एयरक्राफ्ट देख लीजिए, चाहे कार्स देख लीजिए, ट्रक देख लीजिए, जो भी देख लीजिए, हर में गाड़ी स्टार्ट होती है, बहुत तेज़ी से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, फिर वो स्टेबिलिटी पहुँच जाता है। हम लोग स्टेबिलिटी पहुँच गए हैं। तो ये एक अच्छी बात है। स्टेबिलिटी में पहुँचना यानी कि आपका जेन्युइन रीज़न नहीं है कि बार-बार बदलते रहो फ़ोन। यानी कि मैं मतलब शुरू-शुरू से एंड्रॉइड्स में हर 2 साल में बदल रहा था। ये पहली बार है जब मैं फ़ोन को 2 साल से ज़्यादा खींच रहा हूँ और मुझे उतना दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ठीक ही ठाक है। और ऐसा नहीं है कि मैं अभी कोई नया ले लूँगा तो ओह माय गॉड! इसमें लाइक एट बेस्ट, जो कि इसका कैमरा बहुत कचरा है, एट बेस्ट थोड़ा बेटर कैमरा मिलेगा। तो वही समझिए ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो गया है, सैचुरेशन का फ़ायदा आ गया है। और मॉडर्न डिवाइस जो है काफ़ी लंबा सर्विस लाइफ़ दे सकता है। यानी कि मैं पुराना वाला जो अपना मतलब एमआई का फ़ोन लिए थे, या हम लिनोवो वाइव P1 जो लिए थे, वो सबको हम उतना लंबा यूज़ ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उसका ना तो हार्डवेयर में उतना जान था, ना तो सॉफ्टवेयर उतना रिफाइंड था। अभी के टाइम में सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। सैमसंग में सॉफ्टवेयर अपडेट्स आ रहे हैं 3 से 4 साल तक। बोल रहा हूँ इसमें अपडेट हो रहा है, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं है। तो ये सब होने में टाइम लगा, और अब हर जगह होने लगा कि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स आने लगे हैं। हार्डवेयर भी अब टिकाऊ हो गया, यानी कि अब मैं अगर कोई फ़ोन लूँगा तो अच्छा चांसेस है मैं उसमें कोशिश करूँगा कि मुझे ये मिले, क्या बोलते हैं आपका, वाटरप्रूफ मिले, ताकि वो एक कमी है मेरे फ़ोन में। गिराने-पिराने में मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें ज़रूर है कि भई पानी से खराब हो जाएगा, पानी थोड़ा-सा। तो ये एक्चुअली एक अच्छा एनवायरनमेंट है हमारे लिए कि आज के टाइम में लोग फ़ोन खरीद के भूल सकते हैं। मतलब पहले जो हम लोग चल रहे थे ऑलमोस्ट हर साल फ़ोन बदल रहे थे। फिर हो गया कि 2-2 साल में बदल रहा है। अभी ऐसा है कि अगर आप 2020 के बाद से कोई नया फ़ोन ढंग से लिए हैं, तो आप रख सकते हो, काफ़ी टाइम तक घसीट सकते हो बिना दिक्कत के। और बैटरी काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स अलाउ करती है कि आप रिप्लेस कर सकते हो। तो दिक्कत नहीं है। तो वही समझिए कि सर्विस लाइफ सॉफ्टवेयर में भी हो गया है और हार्डवेयर में भी हो गया था, यानी कि ये हमारा मतलब कंजम्पशन रेट को कम कर रहा है। पहला जो बताया स्टैंडर्डाइजेशन, वो कचरा कम बनाता है। दूसरा ये लंबा चलने से कचरा कम बनता है। क्यों? असर आपका जो फ़ोन हर कोई हर साल बदल रहा था, वो फ़ोन अब हर कोई 3 साल 4 साल में बदलेगा। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। इसमें काफ़ी बड़ा-बड़ा योगदान है क्रोम ओएस का। बल्कि मैं गूगल को क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, क्रोम ओएस इकलौता है जहाँ पे आप सस्ता लैपटॉप ले सकते हैं, जिसको कंपनी गारंटी दे रही है कि फ्रॉम डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैं क्लिक कर रहा हूँ डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आप किसी दुकान में खरीद लीजिए जो 3 साल पड़ा था, तो उस खरीदने की डेट से 7 साल नहीं, लॉन्च के से 7 साल तक वो अपडेट्स रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे जगह पे शांति से आप ये कर सकते हो। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, कोई बड़ी बात नहीं। बोल रहे हैं अब हार्डवेयर उस जगह सैचुरेशन पहुँच गया कि अब हर जनरेशन में नया चीज़ नहीं हो रहा है। यानी कि एक टाइम था कंप्यूटर हार्डवेयर्स में, जैसे सीपीयू आता था, हर जनरेशन का सीपीयू में बहुत बड़ा अंतर होता था। मतलब कि 3rd जेन इंटेल से आप कंपेयर कीजिए 5th जेन में, ओह माय गॉड! अभी कंपेयर कीजिएगा 10th जेन से 14th जेन में, लाइक एक्चुअली ज़्यादा बिजली खाता है। तो बात वही समझिए कि अब हम लोग वहाँ पहुँच गए कि सैचुरेशन हो गया है। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों अलाउ करता है कि आप अपने हार्डवेयर्स को लंबा खींच सकें। क्रोम ओएस सॉफ्टवेयर वाले साइड को सँभाल लिया। फिर आपका फ्रेमवर्क है। ये लैपटॉप मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है कि भैया लैपटॉप है, बनाया जा सकता है ऐसा कि जो हवा से खराब ना हो जाए। जैसे कि मेरे पास एक लैपटॉप है भैया का, बहुत पुराना सोनी वायो का, लेकिन उसमें बहुत सारा चीज़ खराब हुआ है। नहीं रिप्लेस कर सकते, नहीं रिपेयर कर सकते। लेकिन इसमें है कि सारा चीज़ पार्ट मॉड्यूलर है, आप रिप्लेस कर सकते हो। और आप जब अपग्रेड करो तो पिछला पार्ट को भी यूज़ कर पाओगे। तो बहुत सारा थॉट डाल के इसको बनाया गया, और ये इससे एक इंडस्ट्री में चेन आ रहा है जहाँ पे अब बाकी सारे ब्रांड्स भी कह रहे हैं, नहीं, नहीं हमारा भी रिपेयर हो सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं चाहूँगा कि सिर्फ़ यही ब्रांड रहे, मैं चाहूँगा कि डेल भी अपना अच्छा बनाने लगे डिवाइस, जो रिपेयरेबल रहे, लॉन्ग सर्विस लाइफ़ दे सके, और ब्रांड्स भी एचपी भी करे तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपका फेयर फ़ोन हो जाए, ये लोग भी धीरे-धीरे मेहनत करें कि नहीं स्मार्टफ़ोन भी ऐसा बनाया जा सकता है जो हवा लगने से खराब ना हो जाए।
तो अच्छे डायरेक्शन पे हम लोग ये चल रहा है। पहला स्टैंडर्डाइजेशन, दूसरा लॉन्ग लास्टिंग। ये 2 कचरा प्रोडक्शन ही कम कर देता है। तो ये बहुत अच्छे टूल्स हैं। तीसरा सेकंड यूज़ थोड़ा-सा हिच-पिच वाला है, लेकिन बात ये समझिए कि ये थोड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि ये पावर सप्लाई मैंने अपने मतलब आई थिंक 11-12 साल पुराना ये पावर सप्लाई है। मैं यूज़ कर चुका हूँ कंप्यूटर में और उसको फिर मैंने निकाला था। तो क्या मैं इसे किसी नए कंप्यूटर में डालना चाहता? कतई नहीं। क्यों? अगर नया हार्डवेयर है, मैं रिस्क नहीं करूँगा नया हार्डवेयर को इस पुराने से। बोलेंगे ऐसा क्या, ब्रांडेड है, चल रहा है, टेस्टिंग-वेस्टिंग सब क्लियर कर। बात है कि इसमें होते हैं कैपेसिटर्स, इसमें होता है रेजिस्टर्स, वो सब ड्रिफ्ट करता है समय के साथ। अगर आप कैपेसिटर और रेजिस्टर का वैल्यू चेक करते हैं 5 साल बाद, 10 साल बाद अंतर आता है और यूज़ करने के बाद कैपेसिटर का वैल्यू चेंज होता है। वो जेनुइनली एक डिग्रेडिंग कंपोनेंट है। वो ऐसा नहीं है कि ओ जी मैंने ले लिया 50 साल तक चलेगा, वैसा नहीं होता है। यूज़ कर रहे हैं, हेवी यूज़ हो रहा है, फ्लक्चुएटिंग लोड्स पे रह रहा है और इंडिया का बिजली में बिजली ही गड़बड़ है, तो ये उतना मतलब अब मैं समझ लीजिए कि इसके इसके भरोसे एक्सपेंसिव कंपोनेंट को रिस्क नहीं कर सकता हूँ। तो ये एक सीरियस समस्या होता है कि बहुत सारा पुराना चीज़ को आप यूज़ नहीं करना चाहोगे, तो रिस्की एनवायरनमेंट है। कॉर्पोरेशन सब इसीलिए अपना पुराना हार्डवेयर इतना आराम से निकाल देते हैं, जो कि पूरी तरह से चलता रहता है, वो रिस्क नहीं ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, लीनियर बेयरिंग्स होता है, हर मशीन्स में लगता है, बहुत एक्सपेंसिव कंपोनेंट होता है और ब्रांड्स का देखिएगा, लिटरली वो उसका लाइफ स्पैन रहता है मान लीजिए 50,000 आवर, मतलब अगर मशीन 50,000 घंटे चला है तो आप उसे बदलिए। कंपनीज उसे 25,000 घंटा जैसे ट्रिगर होता है वो बंद करते हैं, शट डाउन, मशीन फेंक देते हैं उसको, मशीन का सारा रेल्स फेंक देते हैं। वो रिस्क नहीं ले सकते। उनका टेस्टिंग में आया है कि भैया 25% तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, वहाँ तक ले जाते हैं। बिगड़े उस तक वेट नहीं करते और कर भी नहीं सकते। अगर आप बिलियन डॉलर्स का मशीनरी बना रहे हैं, मिसाइल्स बना रहे हैं, रॉकेट्स बना रहे हैं, माइक्रोचिप्स बना रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते ऊप्स मैंने ये लीनियर रेल को पैसा बचाने के चक्कर में ये कर दिया कि उसको रिप्लेस नहीं किया था टाइम पे। तो समझना बहुत ज़रूरी है। तो कॉस्ट इफेक्टिव यूज़ करना सेकंड लाफ का वो थोड़ा-सा मुश्किल है, मतलब थोड़ा आपको दिमाग लगाना। जैसे मेरे केस में इस पावर सप्लाई को मैं एज़ बेंच टॉप पावर सप्लाई यूज़ करूँगा क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहा हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा है। और रहा बात की ये 5 वोल्ट में जितना एम्प दे पा रहा है, उतना एम्प महँगा होगा, बहुत महँगा होगा। 5 वोल्ट ये मैं चाहूँ तो 25 एम्प्स निकाल सकता हूँ इससे, तो वो बहुत महँगा पड़ेगा। 5 वोल्ट 25 एम्प्स बहुत महँगा पड़ जाएगा। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है कि बस ऐसे किसी को मत बोल दिए कि अच्छा आप लोग ये क्यों निकाल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए सीआरटी है, बहुत जगह अभी भी सीआरटी वर्किंग टेक्नोलॉजी है, काम कर रहा है, तो कंपनीज़ क्यों उसे निकाल देती है? भैया उसका बिजली बिल ज़्यादा आता है, इसलिए। तो ये समझना थोड़ा ज़रूरी है। सेकंड यूज़ सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि अरे लैपटॉप है, काम कर रहा है, क्यों नहीं सब कंपनी निकाल दे रही है। या आपके घर में ही हो सकता है, जैसे कि मैं अपने चौथे कंप्यूटर पे हूँ टेक्निकली देखें तो, 3 पूरा कंप्यूटर अगर आप गिनते हो तो। तो पिछला वाला क्यों हटा दिया? पुराना हो गया था, उसमें एचडीआर यूट्यूब वीडियो नहीं चलता था। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा-सा इश्यू है तभी निकाला जाता है। तो वहाँ थोड़ा आप लोग को विज़डम लगाना होगा, सोच समझ के काम करना होगा। लेकिन वही बोल रहा है कि जैसे कि मैंने ट्राई किया था, मेरा ये पुराना एग्ज़ाम्पल था कि मैं ट्राई कर रहा था अपना पुराना सिस्टम को NAS के तरह पे बनाने का, नहीं काम कर पाया। पहली बात उसका मदरबोर्ड में इतना तिगड़म था, इतना वीक पॉइंट्स थे, वो सबको सॉल्व करते-करते मैं इतना पैसा लगा देता कि नया ही ले लेता। तो ये हमेशा होता है, इसीलिए आपको थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना होगा। तो ये समझिए। और दूसरी बात, कॉर्पोरेशन क्यों नहीं करती है? कॉर्पोरेशन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी नहीं ले सकती है। हर हार्डवेयर क्रैक होता है, चाहे वो आईफ़ोन हो, चाहे मैक हो, चाहे गूगल हो, चाहे कुछ भी हो, हर हार्डवेयर क्रैक होता है, टाइम लगता है। फैक्ट्री से निकला, हैकर्स के पास पहुंचा, हैकर्स उस पर मेहनत कर रहे हैं, हैकर्स उसके लिए टूल्स बना रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा, तुरंत नहीं होगा। आप ऐसा करोगे कि अब बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाए, जिसे हम लोग कहते हैं बैकडोर, डे वन वल्नरेबिलिटी, काफ़ी हद तक पैच भी किया जा सकता है, लेकिन हर चीज़ नहीं पैच होगा, खासतौर पे हार्डवेयर फॉल्ट। तो वहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि सर इसका टाइम हो गया है, इसे उठाओ। इसीलिए सर्वर इंडस्ट्री से सर्वर्स मटेरियल इतना क्यों निकलते रहते हैं? कारण वही है, वो सबका लाइफ स्पैन 25 साल रहता है, लेकिन क्यों बार बार फेंकते रहते हैं? कारण वही है कि पता, अरे इसमें ये वल्नरेबिलिटी निकला, यिट, ओह! इसमें ये हुआ, यिट, सब में यही होता है। तो पावर हॉग और ये समझ लीजिए सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी थोड़ा-सा लिमिट करता है। तो आपको ये सब का अवेयरनेस होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर सेकंड यूज़ कर सकते हो। आप किसी स्कूल को दे दो खूब सारा पुराना-पुराना कंप्यूटर, पता चला स्कूल आपको ही गाली देगा कि भैया अरे हमारा बिजली बिल में ही हम लोग लूट जा रहे हैं। तो थोड़ा सावधानी बरतें, सतर्क रहें। तो ऐसा नहीं है कि नहीं यूज़ कर सकते, मैं क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क होना होगा, आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, कैसे कर रहे हो। और एक तो चीज़ जो मैं इंडिया में मतलब कई लोग आप देखते हो ना कि यूट्यूब पे दिखाते हैं कि वो लोग पुराना सर्वर हार्डवेयर खरीद के घर में चला रहे हैं। वो आप वहीं कर सकते हो जहाँ बिजली सस्ता है, नहीं तो और रहा बात आपके पास कोई जगह है जहाँ पे रख दो, सर्वर आवाज़ भी बहुत करता है और बिजली भी बहुत खाता है और वहाँ ठंडा पड़ता है, इसलिए उनको दिक्कत नहीं। इंडिया में आपका एसी जान ले लेगा आपका।
तो वो सब समझना ज़रूरी है कि थोड़ा-सा लिमिट है, इसीलिए कंपनीज़ निकाल देती है प्रोडक्ट्स को। वो आपको ये गाली उनको नहीं दे सकते कि क्यों निकाल दे रहे हो, क्यों फेंक दे रहे हो, वर्किंग है। उसका सेकंड यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आप ठंडे दिमाग से सोच सकते हैं कि ये एग्ज़ैक्ट सिचुएशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने देखा, जो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा, कि सोलर पैनल को सेकंड लाइफ क्यों नहीं दे देते। रहा बात, ये बात सही है, पैनल्स की वारंटी बहुत लंबी-लंबी आती है और हम लोग टेस्ट कर चुके हैं, हो गया पैनल, हो गया 20 साल से 25 साल से हो गए। बहुत सारे पैनल हटाए जा रहे हैं। अब रहा बात कि पैनल हटा रहे हैं, तो क्या वो पैनल डेड है? कुछ-कुछ होगा, ऑब्वियसली कुछ डेड होगा, लेकिन सारे डेड नहीं रहते। मेजॉरिटी डेड नहीं रहते, यानी कि 60 टू 70% वर्किंग रहते हैं, तो निकाल क्यों जा रहे हैं? रहा बात कि सबसे महँगा चीज़ क्या है सोलर फार्म में? ज़मीन, जिस ज़मीन पे आपने वो बनाया है। अगर मान लीजिए आपने आज से 25 साल पहले सोलर पैनल खरीदा था, जो कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उस टाइम के पैनल्स बेस्ट के सिनेरियो 15% एफिशिएंट होते थे, यानी कि सनलाइट जितना एनर्जी दे रहा है, उसका 15% आपको मिल जाएगा, सेम सरफेस एरिया में। आज का पैनल अगर आप खरीदते हैं, वो 25% तक चला जाता है, या कुछ-कुछ इसमें 30। सर आपका जगह सेम रहेगा, बिजली बढ़ जाएगा और बिजली से आपका इनकम आ रहा है, ऑब्वियसली आप बदल दोगे। तो इसीलिए कंपनीज़ बदलती, और ये करना पड़ेगा, तभी उनका रोज़ी-रोटी चलेगा। अब रहा बात ये सब पैनल का करें क्या? आप बात कर रहे हो मेगावाट्स पैनल के, तो क्या किया जाए? अभी का है हमारा, श्रेड कर दो, फेंक दो। तो ये ऐसा काम नहीं चलेगा। तो एक कंपनी ने बहुत अच्छा आइडिया लगाया कि वो पैनल को लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स मशीन है उनके पास टेस्टिंग का, टेस्टिंग करते हैं, वो मशीन बहुत महँगा है टेस्टिंग का, लेकिन वो टेस्टिंग करके बता देती है पैनल है कि नहीं है, और पैनल को सेकंड लाइफ के तौर पे बेचते हैं, 2 ईयर वारंटी के साथ। और चूँकि पैनल अच्छे से वो टेस्ट कर लेते हैं, सारे पैनल का कैपेसिटी जनरली कम होता है, ऑब्वियसली मतलब अगर वो 200 वाट का पैनल है, 25 साल के बाद वो 150 रहेगा, लेकिन 150 नए पैनल का दाम से कम रहेगा। तो लोग खरीदते हैं, उसको सेकंड यूज़ के तौर पे काफ़ी कर रहे हैं। इंडिया में इसका बहुत बोलबाला होने वाला है, क्योंकि हम लोग सोलर बहुत स्पीड से लगाए हैं, यानी कि आने वाले कुछ साल में बहुत स्पीड से निकालेंगे भी। अगर उसे पचा लिया जाए, रादर देन जस्ट फेंको, वो करने की जगह पचा लें, सेकंड यूज़ के तौर पे, जैसे काफ़ी लोग कहोगे मैं भी सोलर लगाना चाहता हूँ, अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते। लेकिन वही मान लीजिए सेकंड हैंड सोलर पैनल्स यूज़ करने लगे, जो कि सोलर फार्म से निकला है, अच्छे से टेस्टेड है, वेरिफाइड है, हँसी-खुशी लगा लेंगे। हाँ, ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया लगेगा, लेकिन मेरा एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। वो जब तक चलता है बहुत अच्छी बात है, और जब रिप्लेसमेंट का टाइम आएगा तब मैं नया लगा लूँगा। तो ये सेकंड लाइफ देना सोलर पैनल्स को, जापान में भी काफ़ी ब्रांड्स लोग ये कर रहे हैं, जो काफ़ी जगह से खरीद लेते हैं और उनको टेम्परेरी इंस्टॉलेशन करना है, जैसे वर्क साइट है वहाँ पे टेम्परेरी इंस्टॉलेशन, वही सेकंड हैंड वाले से करते हैं। टूटा-फूटा कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड हैंड था ही और चला तो बहुत अच्छी बात है। तो ये काफ़ी अच्छा लो कॉस्ट आउटपुट है डोमेस्टिक रूफटॉप के लिए, कि इंडस्ट्रियल कमर्शियल बम बम, जैसे ही वो निकालें, सर आप हमें दे दो। अगर खराब है तो उसको ऑब्वियसली रिसाइकिलिंग करेंगे, लेकिन खराब नहीं है कि भैया ठीक है सर, आपने 300 वाट का पैनल दिया है, वो 250 दे रहा है, तो 250 के पैनल के हिसाब से आप ये भी बेच सकते हो, और चलता है पैनल, सोलर पैनल बहुत लंबा चलता है। हम लोग स्पेस में इतना सारा सोलर पैनल डाले, पता है डेटा, चलता है, बहुत लंबा चलता है। तो सेकंड यूज़ एक बहुत अच्छा मतलब थोड़ा-सा हमारे आउटपुट पे थोड़ा ब्रेक लगाएगा। पहला 2 चीज़ हमारा इनपुट पे, यानी कितना कंज़म्पशन हो रहा है उसको ब्रेक लगा देता है। ये है जो आउटपुट हो रहा है, यानी कि लैंडफ़िल तक जा रहा है, वहाँ पे ब्रेक लगाता है थोड़ा सेकंड यूज़। तो ये भी काफ़ी अच्छा औज़ार है। बस आपको थोड़ा सतर्क होना होगा, सावधान होना। हर केस में मत कोशिश कीजिए उसे सेकंड लाइफ़ देने का, बहुत सारे केस में आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स का, जो मैं हमेशा बोलता रहा, फिज़िक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिकली ही ये आपका फेल हो जाता है बार-बार। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वैल्यू है, ये मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, कॉपर, गोल्ड, प्लैटिनम, बहुत सारा चीज़ यूज़ होता है और सब में वैल्यू है, यानी कि अगर आप उसे एक्चुअली मतलब कलेक्ट कर लें, 100% रहता तो आप करोड़पति बन जाएँगे। तो बोलेंगे ऐसा होता क्यों नहीं? बस वही तो दिक्कत है कि गेटिंग इट आउट लो कॉस्ट, मतलब आप कितना एफर्ट डाल रहे हो उसे निकालने के लिए। यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। एक्चुअली एज़ अ प्रोडक्शन कितना डाल रहे हो वो बहुत मुश्किल है। आप इसके एग्ज़ाम्पल दें, मैंने नीचे जो डॉक्यूमेंट्री दिया है इंडिया दिल्ली के बारे में, वो आप देख लीजिए। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप जा सकते हो, बहुत सारी जगह है जहाँ पे लोग करते हैं। एक बंदा लिटरली दिन भर ट्रांसफार्मर तोड़ता रहता है और कुछ 100 रुपया कमा पाता है दिन में। तो समझना बहुत ज़रूरी है। कॉपर का वैल्यू इतना क्यों? क्योंकि वो रिसाइकिल नहीं कर रहा है। वो बस सेपरेट कर रहा है। सेपरेट करके उसे भेजा जाएगा। फिर भेज के वो किसी और कोलग्रामलेट उसे कोलग्रामलेट करेगा। मतलब 100 टन आएगा, वो 100 टन को और 100 टन से मिला के 1000 टन तक करेगा। फिर वो कॉर्पोरेशन का जाएगा। कॉर्पोरेशन बोलेगा, हाँ भाई हमारे पास इतना आया, हम उसको खरीदे, हम उसे पिघलाए, हम उससे सारा चीज़ निकाल दी, हमारे पास कॉपर आ गया, बहुत बढ़िया। लेकिन उसका इतने सारे मिडल मैन आ गए उसके बीच में कि पैसा जो इंडिविजुअल रिसाइकलर है उसके पास बहुत कम आता है। तो वही लो कॉस्ट इश्यू है हमारे लिए। ये समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आपको मैथमेटिक्स दूँ, तो 1 टन पुराना मोबाइल फ़ोन या नया मोबाइल फ़ोन आपको कोई देता है, ये 1 टन कबाड़ है मोबाइल फ़ोन का, ठीक है? उसमें कितना सोना है? 250 ग्राम। अगले यार बहुत कम है। हाँ भी और नहीं भी। अब इसको कंपेयर करते हैं 1 टन ओर से, गोल्ड ओर से, यानी कि खुदाई करके जो गोल्ड ओर निकाला, जैसे रिफाइन करके गोल्ड बनाएँगे, उसमें कितना होता है? 5 ग्राम।
ठंडे दिमाग से सोचिए, 5 ग्राम वर्सेस 250 ग्राम। हम लोग मिट्टी पे प्रोसेसिंग करते हैं 5 ग्राम के लिए, तो मोबाइल क्यों नहीं करते? बात तो वही है, वो कर पाना स्टेप बाय स्टेप बहुत मुश्किल है। तो इसका इतना फचांग क्यों है? इतना फचांग का सबसे पहला कारण है सॉर्टिंग। यानी कि आप जितने भी यूरोपियन कंट्री देखेंगे जहाँ पे रिसाइक्लिंग थोड़ा-सा भी ठीक से काम कर रहा है, वहाँ पे सबसे पहला चीज़ है पब्लिक ध्यान दे रही है। और हर जगह आपको दिखेगा कि आप ये समझ लो कि कचरा जो है अलग-अलग करने का, रिसाइकिल के लिए यहाँ डालो, प्लास्टिक के लिए यहाँ डालो, मेटल के लिए यहाँ डालो, ऐसा क्यों करते हैं? अगर आप सॉर्ट करके किसी को दे देते हैं, सर इस डब्बे में सिर्फ़ प्लास्टिक है, आप सॉर्ट करो, 5 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व, पैसा लो, टिकट एंड गो। आपका तो सर इसमें कागज़ भी है, इसमें प्लास्टिक भी है, सर बर्बाद, कुछ नहीं होगा इसका। यही सबसे बड़ा दिक्कत वही है कि सॉर्टिंग नहीं कर सकते। हम लोग मार इंजीनियरिंग लगा रहे हैं इस पे कि ये मशीन है ना, कि मुझे अब तक नहीं पता था कि मैग्नेटिक सिस्टम होता है जो कॉपर निकाल देता है। मतलब मैं तो सोचता था स्टील निकलेगा, वो मैग्नेटिक है। नहीं सर, एल्युमिनियम भी निकाल देंगे, सारा मेटल निकाल सकते हैं हम। ऐसा कैसे हो गया? बाद में हम वीडियो बनाएंगे वो कैसे करते हैं, लेकिन अब वही समझ लो कि सब टेक्नोलॉजी डालती है, लेकिन डालने का कॉस्ट आ गया, कॉस्ट आने के बाद फिर यूज़लेस हो गया वो चीज़। तो हम लोग को ये मिक्सिंग से पहले रोकना है, यानी कि अगर यूज़र यानी कि हम आप ही ऐसा कर देते हैं कि कचरा मिक्स होने से पहले अलग-अलग रहे और फिर वो डायरेक्ट जाए रिसाइक्लर के पास, पैसा प्रिंट होगा, पर्यावरण बचेगा, आप और हम भी पॉकेट के से खुश रहेंगे, सबका भला होगा। लेकिन वही दिक्कत है कि सॉर्टिंग सबसे पहला इश्यू है हमारे लिए, मतलब ग्लोबल स्केल पे देखते हैं, यानी कि अगर भारत सरकार सॉल्व करना चाहती है तो उसे कहाँ सबसे बड़ा मिसाइल मारना है, वो सॉर्टिंग में, कि कैटेगरी सबसे पहले होना चाहिए। दूसरा, डीकंस्ट्रक्शन टूल हम लोग नहीं बनाते, जैसे कि सोलर पैनल में बताया कि श्रेडिंग क्यों कर देते हैं, उसमें बहुत चीज़ है, ग्लास है जिसका वैल्यू है, उसमें सिलिकॉन है उसका वैल्यू है, उसमें सिल्वर है उसका वैल्यू है, क्यों नहीं करते? बात है कि उसे श्रेड कर देते हैं, वो इतना कंटेमिनेट हो जाता है एक ही दूसरे चीज़ से, और बाकी डर्ट और ग्राइम वो सब है कि उसको रिसाइकल बोलते हैं भैया ये बहुत लो क्वालिटी है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, ये सोलर पैनल को लोग रिसाइकिल कर रहे हैं, ठीक है? इससे जो ग्लास निकलता था वो इतना यूज़लेस होता था कि सिर्फ़ उसे इंसुलेशन ग्लास में यूज़ करते थे, कि ग्लास से जो वूल बनाया जाता है इंसुलेशन के लिए, वॉल इंसुलेशन के लिए वो यूज़ होता था। वो इतना कंटामिनेटेड रहता था, उसे रॉ मटेरियल के तौर पे कोई यूज़ नहीं करेगा। अब यही ब्रांड ने एक नया टूल बनाया। ये टूल क्या है? ये पैनल सोलर पैनल को लेता है, उसे हीट करता है, 200 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं। लैंप से आप देख रहे हो हीट कर रहे हैं। टेम्पर ग्लास को क्रैक कर देते हैं, हीट करते हैं ताकि ग्लू मेल्ट हो जाए, और फिर ये स्लीवर जो है उसको आप कर्र करके उसको आप पुश करते हो, वो अलग कर देता है ग्लास। अब जो ग्लास मिल रहा है वो हाई क्वालिटी है, वो कंटामिनेटेड नहीं है दूसरे चीज़ से। अब वो ग्लास को आप किसी रिसाइकलर के पास देते हो या ग्लास मैन्युफैक्चरर के पास देते हो, बोलता है इसका हम आपको थोड़ा दाम दे सकते हैं। ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि इसको पचाने के लिए हमें ज़्यादा हेडेक लेना पड़ेगा। तो वो आप चाहते हो। डीकंस्ट्रक्शन, हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत एडवांस टूल बनाए हैं, डीकंस्ट्रक्शन के लिए भी उतना ही एडवांस बनाना पड़ेगा। जैसे कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर ये उनकी दूसरी मशीन है। ये मशीन क्या करता है, उसमें एक बहुत माइन्यूट ग्राइंडर है, वो बोल रहे हैं पेटेंट है, बता नहीं रहे कैसे कर रहा है, कि वो सिल्वर को सिर्फ सिल्वर ही अलग करता है। अब रहा बात, वो सिर्फ सिल्वर कहने को अलग करता है, वो इनका जो पाउडर बन रहा है वो पाउडर में सिर्फ 5% सिल्वर है, लेकिन कंपेयर टू लास्ट वहाँ पे आपका इतना ज़्यादा कंटेमिनेशन होता है कि यूजलेस होता था। यहाँ पे इतना है कि सारी कंपनी सच चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो। यही हम लोग को डीकंस्ट्रक्शन सीखना होगा सामान का। हम लोग बना लिए बल्ले-बल्ले, ऐसा बना दिया 25 साल चल जाए, 30 साल चल जाए, 50 साल स्पेस में चल जाए, वो सब हो गया बल्ले-बल्ले। सर उसके बाद तो डीकंस्ट्रक्शन का टूल बनाना होगा। जैसे कि ये अप्रोच भी जो आईफ़ोन कर रहा है, ये थोड़ा स्मार्ट अप्रोच है कि अगर फ़ोन को आप लाते हो एक पीस में और उसे डीकंस्ट्रक्ट कर देते हो, रिसाइकिल करना बहुत आसान हो जाएगा। ग्लास को अगर ग्लास के पास भेजते हो, बम-बम रिसाइकिल होगा, पर्यावरण में भी बढ़ेगा। बैटरी को बैटरी वाले सॉर्टर में डालते हो, अब उसको लेके हथौड़ी से तुर्र करके डालते हो, कुछ नहीं निकलने वाला है। तो डीकंस्ट्रक्शन पे हमें ध्यान देना है। पहला कैटेगरी सब चीज़ अलग रहे। दूसरा डीकंस्ट्रक्शन करोगे क्या, कैसे करोगे? उस पे मेहनत करना पड़ेगा डीकंस्ट्रक्शन पे। जैसे ये तो मैं आपका एक एग्ज़ाम्पल है, ऐसे बहुत सारी और ब्रांड भी और तिगड़म पे मेहनत कर रही है। क्योंकि डीकंस्ट्रक्शन अगर सही से नहीं होता है, कंटैमिनेट हो जाता है। बहुत सारा चीज़ आप रिसाइकिल नहीं कर सकते, जैसे प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक क्यों नहीं रिसाइकिल हो सकता? प्लास्टिक पॉलीमर है, जितनी बार आप उसे गलाएँगे, पिघलाएँगे, जितनी बार वो करेंगे उसका पॉलीमर क्वालिटी डिग्रेड होगा। इसीलिए हम लोग प्लास्टिक प्रोडक्ट पे लिखा रहता है ना 100% वर्जिन प्लास्टिक। बात वही है। कंटैमिनेटेड आप नहीं चाहोगे तो ऑब्वियसली अगर आप उसे प्री कंटैमिनेट करके दे रहे हो वो और ख़राब हो जाएगा। तो उसका एक लिमिट होता है। ऐसा नहीं कि आप नहीं बना सकते डिग्रेडेड प्लास्टिक से मटेरियल, बना सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑब्वियसली आप घटिया मटेरियल दे रहे हो। इसीलिए हम लोग एल्यूमीनियम को रिसाइकिल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसका। आप पिघलाइए, सब समस्या भूल जाता है वो ग्लास, सब समस्या भूल जाता है, जब तक आप उसे कंटैमिनेट नहीं करो। तो मेन वही है हम लोग को करना है। कॉस्ट इफेक्टिव रिकवरी के लिए डीकंस्ट्रक्शन करना है, क्योंकि पैसा है। ये समझिए पैसा है सर। जैसे कि इलॉन मस्क भी ये बात बोल रहे हैं, जो कि बहुत सही बात है, कि अगर गाड़ी का बैटरी बैंक आप लेते हो, उसको लेते हो और उसमें आप देखो कितना लिथियम नंबर लगेगा, बहुत कम है, बात सही है। लेकिन उसे आप और से कंपेयर करोगे तो और से कई गुना ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ 5 ग्राम वर्सेस 250 ग्राम, सेम वही है।
तो हम लोग गाड़ी का बैटरी को क्यों नहीं रिसाइकिल करते? उसको डिकंस्ट्रक्ट करने का टूल ही नहीं बनाए हैं। मतलब बस है, उसको ढर्रर करके कुछ ट्राई करने की कोशिश करते हैं। मिक्स हो गया, कंटामिनेटेड हो गया, यूज़लेस हो गया। कंटामिनेशन से पहले सेपरेशन करना है। तो कैटेगरी बनाना, डिकंस्ट्रक्शन टूल बनाना और उसके बाद इफेक्टिव रिकवरी के लिए हम लोग कर सकते हैं। अगर ये सब करते हैं तो इकोनॉमिक समस्या सॉल्व है। जैसे कि अभी आप लोग ध्यान दे सकते हैं कुछ-कुछ बड़े शहर में कि ई सेलर मतलब ई वेस्ट बायर हैं जो आपसे खरीद लेंगे थोड़ा-सा पैसा देके। आप बोलेंगे पैसा तो बहुत कम दे रहे हैं। बात है आपको कोई कुछ नहीं देगा उसके लिए। वो कुछ दे रहे हैं, वो बस आके आपसे कलेक्ट कर ले रहे हैं और चूँकि ये लोग डायरेक्टली इसके पास जा रहे हैं आपका मैन्युफैक्चरर्स के पास जा रहे हैं जो मतलब इसको ढंग से लाइसेंस तरीके से करके तो पैसा इनको मिलता है, प्रॉफिट भी होता है। ये सब कर सकते हैं जैसे कि हम लोग अमेज़न से चीज़ इतना खरीद रहे हैं ना, अमेज़न भी कर सकता है। अगर मैं रहता अमेज़न में तो ये करवाता। अमेज़न बहुत आराम से ऐसा कर सकता है, सर हार्ड ड्राइव आप दे रहे हो, हार्ड ड्राइव दे दो। क्यों? अगर हार्ड ड्राइव में सारा एक जगह कलेक्ट करूँ बहुत सारा होगा और फिर उसके बाद मैं आराम से कर सकता हूँ कि सबको खोलने का एक मशीन लगाओ या एक बंदे को रख दो कि भैया तुम सिर्फ हार्ड ड्राइव डिस्कनेक्ट खोलो। खोल-खोल के उसका प्लैटर अलग कर दो, उसका मैग्नेट्स अलग कर दो, जितना चीज़ अलग कर सकते हो कर दो। उसके बाद मैं रिसाइक्लर से बोलूँगा पैसा आएगा। तो वही समझिए कैटेगरी, डिकंस्ट्रक्शन टूल और उसके बाद हम लोग को सब चीज़ होगा। तो अभी हम लोग को करना क्या है? अभी ऐसा समझिए कि हम लोग को इकोसिस्टम के तौर पे सोचना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं ना कि आपने पैनल को क्रश कर दिया उसके बाद आप कर रहे हो वो यूज़लेस है। आधा से ज़्यादा रिसाइक्लिंग इसीलिए फेल होता है कि सब चीज़ हुलुलुलु कर देते हैं उसके बाद बोलते हैं हुलुलुलु हो गया। इट्स लाइक सर वो नहीं करना है। आपको हौच-पौच होने से पहले साफ कर देना है। वही, वो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसीलिए आप कई बार भी देख के उछल मत जाइए कि अरे! इसमें गोल्ड है मैं कर लूँगा इसलिए कर लीजिए लेकिन एंड में आप गोल्ड से ज़्यादा पैसा वेस्ट कर देंगे अगर ढंग से नहीं करते हैं तो। तो वही इकोनॉमिकल लेयर जो सबसे बड़ा मुश्किल है वही है। तो 3 कवच हम लोग का पहला सोर्स को सॉल्व करता है, इकोनॉमिक्स कर देने से हम लोग लॉन्ग टर्म सॉल्व करते हैं और इसमें एक दूसरा फ़ायदा है कि चाइना जैसी कंट्री जब दूसरों के देश की बैंड बजाने आती है, तब रिसाइक्लिंग का वैल्यू बढ़ने लगता है। क्यों? आप चाइना को से भीख माँगो या खुद का रिसाइकिल करने लगो और बोले हमारे पास ज़्यादा है, कचरा है तो उस कचरा में ज़्यादा है। जैसे-जैसे वो दाम बढ़ाएँगे नियोडिमियम का, सर तुमसे हम नियोडिमियम लें उतना महँगा, ये हमारा ई-वेस्ट का पाइल है इसे प्रोसेस कर लें। तुम दाम बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे ये ई-वेस्ट प्रोसेसिंग सस्ता लगने लगेगा। दाम बैलेंस रहता है, सप्लाई चेन बैलेंस रहता है। तो इकोनॉमिक्स सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए कंसर्टेड एफर्ट चाहिए। सब लोग अलग-अलग फील्ड से क्योंकि जितना एडवांस मशीन बनाए हैं सब प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, उतनी ही एडवांस मशीन चाहिए इसे डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए। जैसे मुझे ये बहुत स्मार्ट लगा कि ग्लास एकदम साफ तरीके से अलग कर दो। ये नहीं कि भैया मेल्ट कर दिया, फिर उसमें सिलिकॉन कंटामिनेशन हो गया, सिल्वर कंटामिनेशन, फिर ग्लास मैन्युफैक्चरर आपको बोल रहा है भैया ये क्या कचरा दे दिया हो। तो बहुत स्मार्ट तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स भी सॉल्व हो सकता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आपका ई वेस्ट का समस्या और उसके कुछ समाधान के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।